बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान सलीम। आई एम फ्रॉम यूजीआई केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने बोर्न हार्बर साइकिल डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया कि बोर्न हार्बर साइकिल इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ फेसेस लॉ, और बोर्न हार्बर साइकिल की मदद से हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं लैटिस एनर्जी ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स। और भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं, लेकिन इसी एप्लीकेशन को हाईलाइट किया गया। लैटिस एनर्जी को डिफाइन किया, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैशियस आयंस। उसके बाद सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी की वैल्यू बता दी गई। फिर हमने इसकी कैलकुलेशन सीखी, हमने साइकिल बनाया और उस साइकिल में से एक रूट 1 था और एक रूट 2 था, और रूट 2 में से डेल एच एक्स को कैलकुलेट किया। देयर वर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ डेल एच एक्स। उसमें इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, सेकंड स्टेप वाज इंथाल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, थर्ड स्टेप वाज इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, एंड फोर्थ स्टेप वाज इंथाल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। हमने यहाँ पे चारों इंथाल्पीज़ की वैल्यूज़ को ऐड किया, दैट वाज डेल एच एक्स, और फाइनल इक्वेशन डेल एच एफ नोट इक्वल होगा डेल एच एक्स प्लस डेल एच लेटिस। इनमें वैल्यूज़ को ऐड किया और हमारे पास लेटिस एनर्जी आ गई सोडियम क्लोराइड की। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज 210, और हम एमसीक्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने एमसीक्यूज़ में फर्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 के, और 1 बाय 1 हम इनके करेक्ट ऑप्शंस को डिस्कस करते जाएंगे। अगर आप फर्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, उन्होंने कहा इफ़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज़ अलाउड टू टेक प्लेस वेरी रैपिडली इन द एयर, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर। स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर मैं एंडोथर्मिक प्रोसेस कह दूंगा तो इट मीन्स के सिस्टम को हीट रिक्वायर्ड है, हमने हीट सिस्टम को प्रोवाइड करनी है। तो हीट कहाँ से जाएगी? सराउंडिंग से जाएगी। ठीक है, तो जब सराउंडिंग से हीट या एनर्जी सिस्टम में एंटर हो जाएगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यू है, अगर आप इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि फर्स्ट एमसीक्यू, और उसका जो ऑप्शन है दैट इज़ सी। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, इफ़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट content of product is more than that of reactants, reactants is more than that of products, reactants and products are equal both A and B। स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर मैं एनर्जी डायग्राम बना दूं और मैं कहूं कि यहाँ पे एनर्जी अपवर्ड इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी है रिएक्टेंट्स की, आप रिएक्टेंट्स को कैसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आप रिएक्टेंट्स को हीट प्रोवाइड करेंगे और रिएक्टेंट्स की हीट बढ़ेगी और फिर वो प्रोडक्ट्स में जाएंगे। इट मीन्स कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम थी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी लो थी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या थी? हाई थी। तो अब ज़रा वापस आते हैं स्टेटमेंट पे। उन्होंने कहा जी कि इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट, करेक्ट ऑप्शन है। रिएक्टेंट इज़ मोर देन गलत ऑप्शन, इक्वल भी नहीं हो सकते, तो इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए। तो सेकंड एमसीक्यू, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड एमसीक्यू देखेंगे, कैलोरी इज इक्वल टू, अब ये एमसीक्यू बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है, 2013 में, 14 में, 15 में 3 टाइम्स रिपीट हुआ, उससे पहले भी रिपीट हुआ ये। अब इसका जो करेक्ट आंसर है, ये आपने थर्ड चैप्टर में, गैसेस वाले चैप्टर में, जब आप जनरल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी बताई भी गई। क्या कि जो आपके पास कैलोरी है ये इक्वल होगा 4.184 जूल के। तो थर्ड एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी एमसीक्यू नंबर 3
एंड करेक्ट ऑप्शन इज सी। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 4 देखेंगे। द चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। अब हीट एनर्जी में जो चेंज है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आपके पास इंथाल्पी चेंज कहलाएगा। बॉन्ड एनर्जी तो बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए हीट ऑफ सब्लिमेशन, अगर आप किसी रिएक्टेंट्स को या किसी मटेरियल को सब्लिमेशन करवाते हैं तो उस दौरान जो एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ इंथाल्पी चेंज, कि जो एनर्जी चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन आप उन्हें इंथाल्पी चेंज का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका 4th MCQ का जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए। MCQ नंबर 4 और इस MCQ नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए। स्टूडेंट्स MCQ नंबर 5 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रेरी, बरअक्स है, उल्ट है किसके, टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें कहता है कि एनर्जी को ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जस्ट हम एनर्जी को एक फॉर्म से सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बरअक्स, इसके उल्ट बात कौन सी है, आपने यहाँ पे टिक करना उसे। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू दी थर्मोडायनामिक्स है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ द अदर काइंड ऑफ एनर्जी, ये भी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पाथ फॉलो, ये भी बिल्कुल ठीक है। Continuous production of mechanical work without supplying an equivalent amount of heat is possible, ऐसा नहीं है। अगर आपको वर्क करवाना है, कॉन्टीन्यूस वर्क करवाना है, तो आपको कॉन्टीन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल वर्क, आप मैकेनिकल वर्क यानी कि मोशन वर्क रिलेटेड विद मोशन आप ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? विदाउट सप्लाइंग एन इक्वलेंट अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि आप हीट नहीं दें लेकिन वर्क होता रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट है। तो आपका 5th जो MCQ है इसका आंसर होगा जी डी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी MCQ नंबर 5 और इसका आंसर आपके पास क्या होगा, डी ऑप्शन होगी जी। डियर स्टूडेंट्स MCQ नंबर 6 देखेंगे अब। For a given process, the heat changes at constant pressure Qp and constant volume Qv are related to each other। यानी कि आपके पास एक ही कंडीशन पे रिएक्शन हो रहा है, आपने उसके लिए Qp और Qv की वैल्यू बतानी है। डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ इक्वेशंस डिस्कस की हैं, उनमें हमने डिस्कस किया कि डेल ई इंटरनल एनर्जी के लिए ये हमने डिस्कस किया कि इक्वल होगा Qv के, और इंथाल्पी के लिए हमने डिस्कस किया कि डेल एच इक्वल होगा, ये आपके पास किसके, डेल ई प्लस पी या प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ जी Qv को, अच्छा उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि डेल एच आपके पास इक्वल होगा Qp पे। अब अगर आप देखें तो डेल एच यानी कि Qp इज़ ग्रेटर दैन डेल ई यानी कि Qv, तो इसका मतलब Qp आपके पास ग्रेटर दैन होगा Qv के। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगी, आप ऑप्शन सी को टिक करेंगे। मैं यहाँ पे इसे रिमूव करके MCQ नंबर 6 और इसका जो आंसर है सी ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट्स। MCQ नंबर 6 और आंसर इसका सी। MCQ नंबर 7 देखेंगे। फॉर द रिएक्शन NaOH प्लस HCl, अगर आप देखें तो NaOH बेस है और HCl एसिड है, इसका मतलब एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। H2O आपके पास बना, द चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड हीट ऑफ, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट से ही पता चल जाना चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो एंथैल्पी चेंज आपके पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा। तो 7 MCQ का आंसर भी सी होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी MCQ नंबर 7 और इसका आंसर भी आपके पास क्या होगा, सी होगा। MCQ नंबर 8 देखेंगे बेटे। द नेट हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर इट इज ब्रॉट अबाउट इन 2 और मोर डिफरेंट वेज इन 1 और सेवरल स्टेप्स इज नोन एज।
ये लॉ था, हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया कि आप एक रिएक्शन को सेवरल रूट से परफॉर्म कर सकते हैं, और सेवरल रूट से जब आपने रिएक्शन परफॉर्म किया तो जो हीट चेंजेस आ रहे हैं तमाम रूट्स के लिए वो क्या रहेंगे, इंथाल्पी चेंजेस सेम रहेंगे। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस रूट से कोई रिएक्शन कंप्लीट करवाया। दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ हेसेस लॉ। तो अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर होगा। तो MCQ नंबर 8 और ऑप्शन इसकी बी है। डियर स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 9 देखेंगे। Enthalpy of neutralization of all strong acids and strong bases has the same value because neutralization leads to the formation of salt and water। बिल्कुल नहीं। Strong acid and bases are ionic substances। बिल्कुल नहीं। Acids always give rise to H positive ions and bases always furnish OH negative ions। ऐसा है, लेकिन सेम अमाउंट रिलीज़ होने की वजह ये नहीं है। और लास्ट में उन्होंने कहा कि द नेट केमिकल चेंज इन्वॉल्व द कम्बिनेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस टू फॉर्म वाटर। बिल्कुल, हमने पढ़ा कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो रिएक्ट करेंगे तो मिल के साल्ट और वाटर बनाएंगे, और जो हीट इवॉल्व होती है वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, और ये हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है 9th MCQ का ऑप्शन होगा जी आपके पास डी। डियर स्टूडेंट्स, ये MCQs थे जिन्हें हमने डिस्कस किया, इनकी ऑप्शंस विद रीजंस हमने डिस्कस की। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स हैं, हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटे। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपने ये जो टर्म्स हैं इनको डिफाइन करना है और इनकी एग्जाम्पल्स भी देनी है। सिस्टम क्या है, हमने ड्यूरिंग अपना चैप्टर हमने डिस्कस किया कि एनीथिंग अंडर स्टडी या हर वो चीज़ यूनिवर्स का वो पोर्शन जो कि अंडर डिस्कशन है वो सिस्टम है, उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें क्या हैं, सराउंडिंग है। तो यहाँ से आप सिस्टम को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसकी 3 एग्जांपल्स आपने देनी है। इसी तरह सराउंडिंग्स क्या है, पोर्शन ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, सिस्टम के अलावा बाकी जो यूनिवर्स है वो सारी की सारी सराउंडिंग है। इसके एग्जांपल्स आप बताएंगे। स्टेट फंक्शन क्या है आपने बताना है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो जिसमें जो चेंज है वो डिपेंड नहीं करता जो है वो किस पाथ से आप चेंज लेकर आए, और इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ जो हैं वो इसकी स्पेसिफिक होती हैं। तो इसे आपने स्टेट फंक्शन का नाम दिया था। कितने स्टेट फंक्शन है ये भी मैंने आपको याद करवाया था। इसी तरह यूनिट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स आपने बताने हैं। जूल भी है, कैलोरी भी है, ठीक है। इस तरह आपने एनर्जी के यूनिट्स बता देने हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ऐसे रिएक्शन जिनके दौरान हीट इवॉल्व होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इनकी 3 आपने एग्जांपल्स भी बता देनी है। कंबस्शन बता दें, ठीक है। आपकी बुक के स्टार्ट में मैंने 2-3 एग्जांपल हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, कंबस्शन है। इसी तरह आपके पास और भी एग्जांपल्स गिवन थी। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से हैं जिनके दौरान हीट अब्जॉर्व होगी, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं, आपने इनकी एग्जांपल्स भी बतानी है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, जो अट्रैक्शन बॉन्ड्स और वैंडरवाल फोर्सेस की वजह से हो सकती है। इन तमाम का जो सम है ये आपके पास क्या कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। इसी तरह इंथाल्पी ऑफ द सिस्टम हमने डिफाइन करना है। टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंथाल्पी ऑफ अ सिस्टम। टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंथाल्पी ऑफ सिस्टम। या आप इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यानी कि इंटरनल एनर्जी और प्रोडक्ट प्रेशर वॉल्यूम वर्क का सम ले लेंगे तो ये आपके पास इंथाल्पी कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन फॉलोइंग इंटरनल एनर्जी एंड इंथाल्पी, इंटरनल एनर्जी चेंज एंड इंथाल्पी चेंज, और इसी तरह एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जी फर्दर आगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया।
ये स्टूडेंट्स हमने कर लिया। मैंने इसकी डेफिनेशंस ड्यूरिंग लेक्चर मैंने बता दी थी, मैंने इसलिए डेफिनेशंस डिस्कस नहीं की। उसके बाद हमने अभी क्या डिस्कस करना है, हमने डिफरेंशिएट करना है इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। तो स्टूडेंट्स इसे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। जब भी आपने डिफरेंशिएट करना है या कंपैरिजन लिखना है तो आप दोनों को आमने सामने लिखेंगे कंपैरिजन में और आप डिफाइन कर देंगे। इंटरनल एनर्जी है और एंथैल्पी है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो बाय डेफिनेशन आप बता दें कि इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी है जी आपके पास सम है किसका, काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 3 तरह की मोशन से है, ड्यू टू द मोशन, और मोशन आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन भी थी, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन भी थी और रोटेटरी मोशन भी थी। इन तमाम मोशंस की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है उसका सम और पोटेंशियल एनर्जी का सम। पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन की वजह से थी, अट्रैक्शन या तो बॉन्ड्स की वजह से होती है या आपके पास अट्रैक्शन होती है जी वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से। तो इनकी वजह से जो सम है एनर्जीज का उससे आप इंटरनल एनर्जी का नाम देंगे। एंथैल्पी आपके पास क्या था, एंथैल्पी को जब हमने डिफ़ाइन किया, मैं यहाँ पे ज़रा मार्क कर दूँ कि ये फर्स्ट हम इनके दरमियान कंपैरिजन लिख रहे हैं। एंथैल्पी को जब हमने डिफ़ाइन किया तो हमने कहा कि टोटल हीट कंटेंट, इससे हमने नाम दिया एंथैल्पी का। या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये सम था किसका, इंटरनल एनर्जी का और दूसरे नंबर पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क का, ठीक है। फर्स्ट तो इनमें जो डिफरेंस है वो आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आपने बेटे जो डिफरेंस बताना है कि इंटरनल एनर्जी को आप डेल ई से डिनोट करते हैं, जबकि जो एंथैल्पी है इसे आप डेल एच से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी या आप इसे ई लिख लें सिंपल अभी, क्योंकि हम चेंज की बात नहीं कर रहे, तो ई और एच से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी नोट, बल्कि आप इसे लिखें कि इंटरनल एनर्जी क्या है आपके पास, ये हमेशा एक तरह की होती है, वन टाइप, यानी कि ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी, जबकि एंथैल्पी हमेशा जो है वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। 3 डिफरेंसेस काफ़ी हैं, आप ये 3 डिफरेंसेस जो है वो लिख दें, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये क्वेश्चन आएगा। सेकंड वन अगर आप देखेंगे, इंटरनल एनर्जी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज बता देना है, तो इसको हम लिखेंगे जी कि डेल ई और डेल एच। अब आपने इनमें डिफरेंस बताना है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज को हमने, पहला डिफरेंस तो यही बन गया कि इंटरनल एनर्जी चेंज को आप डेल ई से डिनोट करते हैं, एंथैल्पी चेंज को आप डेल ई से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या है, इट इज़ डिफरेंस ऑफ हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, और एंथैल्पी चेंज क्या है, दैट इज़ डेल एच टू माइनस डेल एच वन। डियर स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी जो है ये ऑफ वन टाइप, एक ही तरह की होती है, ठीक है। एंथैल्पी जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने 3 डिफरेंसेस इसमें भी बता दिए। इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने आपसे पूछा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपने डिफरेंस बताना है।
अब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के में डिफरेंस काफ़ी ईजी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन जहाँ पे हीट अब्जॉर्ब होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो आप डेल एच के साथ साइन लिखते हैं नेगेटिव है, एंडोथर्मिक के लिए डेल एच के साथ पॉजिटिव साइन लिखा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप इनकी जो है वो एग्जांपल्स भी बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का बल्कि बी पार्ट देखेंगे। डिफाइन द फॉलोइंग इंथाल्पीज एंड गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच। आपने इन फॉलोइंग इंथाल्पीज को डिफाइन करना है। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? जब आपके पास रिएक्टेंट्स कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स बना देते हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशंस और स्टैंडर्ड स्टेट्स में, तो इस दौरान जो हीट इवॉल्व होगी या ऑब्जॉर्व होगी उसे आपने स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन का नाम दिया। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन, अगर आपके पास कोई 1 मोल सब्सटेंस असेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में कंबस्ट हो, तो इस दौरान जो एनर्जी इवॉल्व होगी उसे हमने स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन का नाम दिया। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट या टू प्रोड्यूस या फॉर्म 1 मोल ऑफ गैशियस एटम्स फ्रॉम एन एलिमेंट इज कॉल्ड इंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और ये हमेशा क्या थी? एंडोथर्मिक थी। स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, और तब तक आप सॉल्यूशन को डिल्यूट करते जाते हैं जब तक आपको फर्दर हीट चेंजेस ऑब्जर्व ना हो, तो ये जो इंथाल्पी थी ये इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन थी। अमाउंट ऑफ हीट, या आपने सॉल्यूशन को डिल्यूट किया, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपने 1 मोल सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन को तब तक डिल्यूट करते गए जब तक के फर्दर हीट चेंजेस हमें ऑब्जर्व नहीं हुए। उसके बाद नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। तो मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ अब, और क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग यहाँ पे देंगे हम। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आपने क्या करना है? आपने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को डिफाइन करना है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से थे? ऐसे रिएक्शन जो कि अक्कर होते हैं बाय देयर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस या एक्सटर्नल एड, और ये नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ मूव करते थे। इनकी एग्जांपल भी हमने डिस्कस की। वाटर फ्लो मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया था, एजिंग मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, ठीक है, और इसी तरह आपने एग्जांपल्स में देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये सारे के सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस थे। डियर स्टूडेंट्स, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो ऐसे रिएक्शंस जो खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होते, रिएक्शंस विच डू नॉट अकर बाय देयर ओन, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, एंड दे मूव फ्रॉम इक्विलिब्रियम टू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। ऑब्वियसली अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, हम उसे करवा रहे हैं, तो रिएक्शन नहीं हो रहा इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट थी, रिएक्शन होना नहीं चाहता, लेकिन हमने एड प्रोवाइड की, रिएक्शन करवाया, तो इट मीन्स कि हमने उसे नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ मूव करवा दिया। तो ये आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इनकी एग्जांपल्स मैंने बुक में आपसे डिस्कस भी की थी, मार्क भी करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट अब हमने करना है। ए पार्ट हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि आपने बताना है, एक्सप्लेन करना है कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस 2 तरह के थे। एक तो वो थे जो खुद ब खुद होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो भी थे कि जिन्हें स्टार्ट करने के लिए एक इनिशियल स्पार्क चाहिए, इनिशियल एनर्जी चाहिए, एंड देन दे कीप ऑन प्रोसीडिंग बाय देयर ओन। तो ऐसे रिएक्शन को भी हमने नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का नाम दिया था। सबसे पहले हम डिफाइन कर देंगे कि रिएक्शन विच स्टार्ट या विच रिक्वायर इनिशियल spark and then proceed by their own, also called non spontaneous reactions। इन्हें भी आप नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का नाम देते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल में आपने बता देना है कि
कि एग्जाम्पल क्या थी इसकी, बर्निंग ऑफ कैंडल थी। आपने एक बार जो था वो कैंडल को फ्लेम दे दिया तो क्या होगा कि अब कैंडल जो है वो बर्न करती रहेगी, उसका वैक्स जो है वो बर्न करता रहेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा कैंडल नीड्स एन इनिशियल फ्लेम टू स्टार्ट बर्निंग। कैंडल को एक इनिशियल फ्लेम चाहिए होता है बर्निंग के लिए, एंड देन कीप बर्निंग बाय इट्स ओन, एंड देन कीप बर्निंग, और खुद ब खुद फिर बर्न करती रहती है बाय इट्स ओन। तो स्टूडेंट्स ये जो कैंडल की बर्निंग है ये भी आपके पास क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की ही एग्जांपल है। इज इट ट्रू दैट अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेवर हैपन इन यूनिवर्स, एक्सप्लेन इट। आपने बताना है कि क्या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होते, ऐसा पॉसिबल है, आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल हमने जो थी वो ड्यूरिंग लेक्चर डिस्कस भी किया था कि नाइट्रोजन N2 प्लस O2 जब ये रिएक्ट करते हैं तो 2NO बनाते हैं, ठीक है। अब इस पर्पस के लिए ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस था। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी, एनर्जी मिलेगी तो ये रिएक्शन होगा। इसका मतलब अगर हम एनर्जी नहीं दे रहे तो ये दोनों नहीं मिलेंगे और प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि अगर हम अपने एटमॉस्फेयर देखें तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है और NO भी मौजूद है। NO कैसे प्रोड्यूस होगी, जब तक ये रिएक्ट नहीं करेंगे NO प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो इसका मतलब ये रिएक्ट कर रहे हैं और NO बन रही है। क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, ये इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं कि जब लाइटनिंग होती है, आसमानी बिजली गिरती है, तो उसमें इतने ज़्यादा वोल्ट्स होते हैं एनर्जी के कि इन्हें अपनी रिक्वायर अमाउंट मिल जाती है टू रिएक्ट, और ये रिएक्ट करके अपने प्रोडक्ट्स दे देते हैं। तो इट मीन्स कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो है, लेकिन ये खुद ब खुद भी हो रहा है नेचर में, हमने एनर्जी प्रोवाइड नहीं की इस रिएक्शन को होने के लिए, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एवेपोरेशन है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है लेकिन खुद ब खुद हो भी रहा है, ठीक है। और भी हमने इसकी एग्जांपल्स देखी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे जी। व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हाउ डज इट एक्सप्लेन दैट QV इक्वल होगा डेल E के और QP इक्वल होगा डेल H के। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने डिस्कस भी किया था कि एनर्जी कैन नीदर बी प्रोड्यूस नॉर बी जो है वो डिस्ट्रॉय, जस्ट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का नाम दिया। फिर हमने प्रूव भी किया था ड्यूरिंग लेक्चर के QV इक्वल होगा डेल E के और इसी तरह QP इक्वल होगा डेल H के। ये प्रूव हमने किए थे, ये सॉल्व है, ये आप बुक में लिख भी सकते हैं। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेल E एंड डेल H? Is it true that del H and del E have the same value for the reaction taking place in the solution state? कि क्या ये पॉसिबल है कि del E और del H की वैल्यू सेम हो जाएं? या क्वेश्चन नंबर 7 और बी पार्ट में उन्होंने पूछा क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और डिस्कस ये करेंगे कि बी पार्ट में उन्होंने आपसे पूछा क्या है। उन्होंने आपसे पूछा कि इज़ इट पॉसिबल क्या जी कि डेल H इक्वल होगा डेल E के? क्या ये पॉसिबल है फॉर अ सॉल्यूशन एट स्पेसिफिक कंडीशंस? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी क्या किस तरह हम जानते हैं
कि डेल एच इक्वल होता है डेल ई प्लस पी डेल वी। देखिए इंथाल्पी इक्वल है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अगर हम क्या करें, डेल वी को ज़ीरो कर दें, यानी कि वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दिया, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, ज़ीरो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वॉल्यूम क्या किया, कांस्टेंट कर दिया, तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम हमने क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। जब चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो हो गया तो डेल एच आपके पास इक्वल हो जाएगा जी डेल ई प्लस पी इंटू ज़ीरो, या डेल एच इक्वल होगा डेल ई के। तो इट मीन्स कि ये पॉसिबल है, कब है, जब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, ज़ीरो होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉसिबल व्हेन चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू ज़ीरो। जी, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट था ये। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे जी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, राइट अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। आपने हीट और टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस बताना है, और आपने ये भी बताना है कि इन दोनों के दरमियान आपने रिलेशन भी सेट करना है। स्टूडेंट्स देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले हमने क्या करते हैं जी, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे मैं हीट लिखूँगा और यहाँ पे हम टेम्परेचर लिख लेते हैं। तो इनमें कोई 2 से 3 डिफरेंसेस हम डिस्कस कर लेंगे। पहला डिफरेंस क्या है जी, कहते हैं जी हीट क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम की बाउंड्री से जो हीट इवॉल्व होगी या जो एनर्जी इवॉल्व होगी या अब्जॉर्ब होगी, उसे हमने हीट का नाम दिया था। अगर आपको याद हो तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क या इंथाल्पी में सॉरी, अगर आपको याद हो तो इंथाल्पी वाले टॉपिक में हमने हीट को और वर्क को दोनों को डिफाइन किया था। तो वहाँ पे हमने हीट की डेफिनेशन भी लिखी थी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, ठीक है ना, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। और किसके दरमियान टेम्परेचर, सिस्टम और सराउंडिंग में टेम्परेचर चेंज की वजह से वो एनर्जी जो सिस्टम के अंदर आती है या सिस्टम से बाहर जाती है, इसे हमने हीट का नाम दिया था। और टेम्परेचर क्या है, हमने यहाँ पे कहा जी कि डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। यहाँ पे लिखूँगा डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, कि कोई एक बॉडी कितनी ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, इसकी मेजरमेंट को हम टेम्परेचर का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हीट को हम Q से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट इसका डिफरेंस लिखूँगा कि डिनोटेड बाय Q, और इसे हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय T। डियर स्टूडेंट्स, हीट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी नॉट अ स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है, जबकि टेम्परेचर क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह इसको जब हम मेजर करते हैं, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसे हम मेजर करते हैं जाउल्स में, कैलोरीज में, जाउल्स और कैलोरीज। जबकि टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं सेल्सियस स्केल में और केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। हम इन स्केल्स में टेम्परेचर को मेजर करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। और इसके अलावा फर्दर नेक्स्ट इसका जो पार्ट था उसने कहा कि आपने टेम्परेचर और हीट के दरमियान आपने क्या करना है, इक्वेशन सेट करनी है। तो दो इक्वेशंस हमने पढ़ी हुई हैं अभी तक टेम्परेचर और हीट के दरमियान। तो मैं यहाँ पे एक ही बार इक्वेशन लिख दूँगा कि Q आपके पास इक्वल होगा C इंटू डेल टी। ये बेटे आपने बोम कैलोरीमीटर से इस इक्वेशन को डिस्कस किया था, ठीक है। तो मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, Q आपके पास इक्वल है C इंटू डेल टी। नेक्स्ट देखेंगे बेटे, डिफाइन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आपने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन करना है। व्हेन अ डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अ डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज फाउंड टू बी नियरली द सेम इन ऑल द केसेस। हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस? डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम टॉपिक में डिस्कस करके आ चुके हैं। सबसे पहले तो आपने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बताना है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है क्या। कि जब आप क्या करते हैं, आप एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जब 1 मोल वाटर प्रोड्यूस होता है तो उस दौरान जो हीट इवॉल्व होती है, हमने उस हीट को नाम दिया था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। और दैट वाज इक्वल टू 57.4 जो था वो जूल पर केल्विन। अब किलो जूल पर केल्विन था। अब नेक्स्ट पर मोल। अब नेक्स्ट उन्होंने यहाँ ये कहा कि ये हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए सेम क्यों होता है? डियर स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड वो हैं जो आपको H पॉजिटिव देंगे और बेसिस जो हैं वो OH नेगेटिव आइंस देंगी। तो जब भी एसिड और बेस मिलते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस बनते हैं। ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस मिलते हैं और ये वाटर प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो वाटर बनेगा तो 57.4 किलो जूल पर मोल ही एनर्जी होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। स्टेट द लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री एंड शो हाउ आर दे बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। What is thermochemical equation? Give 3 example. What information do they convey? What is it necessary to mention the physical state of reactants and products in a thermochemical reaction? Apply Hess's law to justify your answer. Dear students, हमने आज के लेक्चर में चैप्टर 7 की एक्सरसाइज स्टार्ट की जिसमें हमने MCQs डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 तक हमने आज डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। आपने अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं, यूनिक नोट्स आप ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं यूनिक नोट्स में। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।